नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया में जंग के मैदान की हर अहम हलचल। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आखिरकार आज विस्फोट में वो कौन सी खबरें हैं जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो विस्फोट में आज हम सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका और इजराइल की। ईरान के खिलाफ तैयारियां और कार्रवाइयां क्या कुछ हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दे दी है। अमेरिका ने अगले 10 से 15 दिन में ईरान को समझौते के लिए राजी होने के लिए कह दिया है। लेकिन इन सब के बीच ईरान की घेराबंदी और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। इजराइल और एयरफोर्स और नेवी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे दूसरी बड़ी खबर के बारे में, जो कि जुड़ी हुई है ईरान से ही। हार में भी जीत, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। ईरान की रणनीति के बारे में दरअसल ये सब कुछ है। ईरान के सहयोगियों के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको बताएंगे कि ईरान के लिए शांति समझौते से ज्यादा फायदेमंद है जंग, क्योंकि खबरें ऐसी है कि अगर जंग होती है तो उसका सीधा फायदा ईरान को ही मिलेगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि जंग हो, ईरान के साथ हो और उससे एक फायदा मिल जाए। इसके बारे में भी आपको विस्फोट में बताएंगे। और बात विस्फोट की हो तो रूस और यूक्रेन की तो जरूर से होगी। तो रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई कौन सी खबर है, चलिए उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। दरअसल रूस लगातार यूक्रेन पर बारूदी बारिश कर रहा है और अब यूक्रेन भी बराबर से पलटवार करके रूस का नुकसान कर रहा है। इन सब के बीच में सवाल ये उठ रहा है कि क्या रूस और यूक्रेन के बीच में समझौता सफल हो पाएगा। यूरोप ने एक बार फिर से रूस के खिलाफ ऐसे कदम बढ़ाए हैं जिनसे उसका गुस्सा बढ़ना तय माना जा रहा है। अब वो कदम क्या है यूरोप का, वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत और दिखाते हैं आपको आज की बड़ी खबर। और खबर यह है कि ईरान को लेकर के ट्रंप ने बड़ा दावा कर दिया है। बड़ा दावा क्या कुछ किया गया है वो भी आपको बता देते हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया है, ट्रंप की तरफ से, कि प्रदर्शन के दौरान करीब 32,000 लोगों की मौत हुई है। यह ट्रंप की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने पूरी तरीके से नजर बनाई हुई थी कि ईरान में जब प्रदर्शन चल रहा था तो क्या कुछ चल रहा था। अब ट्रंप ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान करीब 32,000 लोगों की मौत हो गई है। यह बड़ा आंकड़ा उनकी तरफ से दिया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि 837 लोगों को फांसी दी जाने वाली थी। ट्रंप ने आगे कहा कि धमकी के बाद ईरान ने फांसी का फैसला बदला। और आपको याद होगा कि एक खबर जबरदस्त तरीके से वायरल हुई थी ईरान को लेकर के कि एक प्रदर्शनकारी को फांसी दी जानी थी और बार बार उसे फांसी देने की जो तारीखें थी वो आ रही थी, वक्त आ रहा था। लेकिन इन सब के बीच ट्रंप की एंट्री होती है और फिर बताया जाता है कि उस शख्स को फांसी नहीं दी जा रही है। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि वो कोई एक अकेला व्यक्ति नहीं था, ऐसे 837 लोग थे। धमकी जब हमने दी तब जाकर के ईरान ने फांसी का फैसला बदला। और ये ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कहा भी गया था कि ईरान में प्रदर्शनकारियों के साथ अगर कुछ भी हुआ तो उसका अंजाम ईरान को भुगतना होगा। अब इसी बात का जिक्र ट्रंप एक बार फिर से करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी दखल अंदाजी की वजह से 837 लोगों की फांसी टल गई है। अब इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख भी कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान पर हमले की जो चेतावनी है वो जारी कर दी है। ये ईरान पर हमले की चेतावनी ट्रंप की तरफ से जारी की गई है। उन्होंने कहा है कि ईरान पर हो सकती है लिमिटेड स्ट्राइक, डील पर दबाव के लिए हमले संभव है। डील करनी है तो हमला किया जाएगा, सीधा सा मतलब ये है। और तभी उन पर वो दबाव बनेगा, प्रेशर बनेगा, जिसकी वजह से ईरान अपने कदम पीछे खींचेगा। ये लिमिटेड स्ट्राइक होगी, यानी हमला तो किया जाएगा लेकिन सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए। अब ये दो खबरें हैं ईरान से जुड़ी हुई, अमेरिका की रणनीति से जुड़ी हुई, जो ये बताते हैं कि आने वाला भविष्य ईरान का आखिरकार क्या होने वाला है। दबाव बनाने के लिए लिमिटेड स्ट्राइक, सीधा सा मतलब यह है कि प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल यहां पर किया जाएगा। डील के लिए दबाव बनाने के लिए सीमित हमले किए जाएंगे और इसके साथ ही ईरान को झुकाने की कोशिश की जाएगी। दूसरी तरफ ट्रंप ये बता रहे हैं कि 32,000 प्रदर्शनकारियों को ईरान में कुचला गया है। 837 को तो फांसी तक होने वाली थी, लेकिन ट्रंप की एंट्री की वजह से उन लोगों की फांसी टल गई। अब ये खबरें ये तय करेंगी कि ईरान का भविष्य क्या है। ट्रंप जो ये लिमिटेड स्ट्राइक की बात कर रहे हैं कि डील पर दबाव के लिए हमले संभव है, ये बताएगा कि ईरान में किन किन जगहों पर ये लिमिटेड स्ट्राइक होगी और उसका आने वाला वक्त, उसका आने वाला भविष्य किस तरीके से लिखा जा रहा है अमेरिका की तरफ से। अरब रीजन में अमेरिका की बड़ी सैन्य तैनाती है। जहाजों ने लंगर डाल दिया है, फाइटर जेट्स वॉर रेडी।
अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 110 से ज्यादा फाइटर जेट्स और बॉम्बर के साथ ही कमांडो अलर्ट मोड पर है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दी है कि ईरान के पास समझौते के लिए अगले 10 से 15 दिन का ही वक्त है। अब या तो ईरान समझौते के लिए तैयार हो जाए और या फिर तबाही सहने के लिए तैयार रहे। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या अमेरिका और इजरायल ईरान पर हमला करेंगे? क्या अरब रीजन तबाही की आग में झुलस जाएगा? और इन सवालों का जवाब है कि इसकी आशंका प्रबल है। माना जा रहा है कि पहले अमेरिका और इजरायल ईरान पर लिमिटेड स्ट्राइक कर सकते हैं ताकि ईरान पर दबाव बनाया जा सके और उसे समझौते की मेज पर लाया जा सके। हालांकि अगर ईरान समझौते के लिए तैयार नहीं होता है तो यकीनन फुल स्केल वॉर शुरू हो सकती है। तो अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप का प्लान तैयार हो चुका है, यानी हमले जो होंगे वो सिलसिलेवार होंगे। अब किस तरीके से ये प्लान तैयार किया गया है, जरा ये जान लीजिए। अमेरिका का ईरान पर फाइनल अटैक का प्लान तैयार हो गया है और कल भी हमने ये आपको बताया था कि किस तरीके से ये 2 चरणों में हमले करने के बारे में सोचा जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि अगले 10 दिनों में ईरान पर एयर स्ट्राइक का फैसला आ सकता है। एयर स्ट्राइक पर फैसला लिया जा सकता है किसकी तरफ से? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से। अयातुल्ला अली खामनेई के देश का जो भविष्य है वो यही तय कर रहे हैं इस वक्त। तो ईरान ने डील नहीं की तो नतीजे खतरनाक होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से ये एक बार फिर से सीधी सीधी चेतावनी और धमकी दे दी गई है कि अगर उनकी बातें नहीं मानी गई, डील नहीं होती है तो गंभीर नतीजों के लिए अब ईरान को तैयार रहना है। इसके साथ ही ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने देंगे, ये भी अमेरिका कह रहा है और अमेरिका इसी बात के लिए तो जंग लड़ रहा है। 2025 में भी इसीलिए युद्ध शुरू हुआ था और अभी भी अगर युद्ध शुरू होता है तो उसके पीछे की यही एक वजह है। डील नहीं हुई तो अमेरिका एक कदम और ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। 2 युद्धपोत की तैनाती, एक जिसमें पहुंच चुका है, एक युद्धपोत जो कि कैरेबियन सी से होते हुए अरब सागर पहुंचने वाला है। 100 फाइटर जेट की तैनाती इसके साथ ही, और उस पर दोनों युद्धपोत पर 70 और 90 फाइटर जेट पहले से तैनात। समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका के कदम को दुनिया देखेगी। ये सीधे सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि अगर ये नहीं मानते अयातुल्ला अली खामनेई, ईरान नहीं मानता है तो आगे उनका क्या भविष्य होगा वो अब दुनिया देखेगी। तो अमेरिका किस तरीके से कदम आगे बढ़ाएगा दुनिया वो तो देखेगी, लेकिन फिलहाल अमेरिका की जो तैयारियां हैं वो पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से युद्धपोत से लेकर के जेट तक की तैनाती की जा रही है। अब इन सब धमकियों की वजह से ईरान पर क्या असर पड़ेगा, देखिए जरा। अमेरिका ने अरब रीजन में साल 2003 के बाद सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा तैनात किया है। एक 110 से ज्यादा फाइटर जेट्स, 800 से ज्यादा मिसाइलें तैनात हैं। अमेरिका ने स्टील फाइटर जेट, बॉम्बर विमान, मिसाइल डिफेंस डिस्ट्रॉयर और दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड फारस की खाड़ी और आसपास के इलाकों में पहुंच रहा है। अमेरिका के E-3AW ACS विमान भी तैनात हैं, जो इस बात के संकेत हैं कि अमेरिका फुल स्केल वॉर के लिए भी तैयार है।
अमेरिका लगातार ईरान पर परमाणु संवर्धन रोकने, मिसाइल प्रोग्राम बंद करने और प्रॉक्सी संगठनों को सपोर्ट रोकने के लिए दबाव बना रहा है। ऐसे में अमेरिका के निशाने पर ईरान के परमाणु ठिकाने हो सकते हैं। अमेरिका ईरान के मिसाइल ठिकानों के साथ ही सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व को भी निशाना बना सकता है। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने चेतावनी दी है कि वो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो सकते हैं। युद्ध होने पर ईरान सबसे पहले होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकता है, जिससे दुनिया भर में तेल के लिए हाहाकार मच सकता है। यह रूट तेल की सप्लाई के लिए अहम है, क्योंकि दुनिया का करीब 20% तेल इसी रूट से गुजरता है और अगर यह रूट ब्लॉक हुआ तो दुनिया भर में अमेरिका के खिलाफ नाराजगी बढ़ सकती है। और ईरान अमेरिका तनाव के बीच सूत्रों से बड़ी जानकारी है कि ईरान के बड़े नेताओं पर हमले की आशंका है, जिसके लिए पूरी लिस्ट तैयार कर ली गई है। तेहरान में सरकार बदलने की रणनीति भी तय हो चुकी है। तख्ता पलट किया जाएगा, ये हालांकि अमेरिका की तरफ से पहले कहा गया था, लेकिन ईरान के जो बड़े नेताओं पर हमले की आशंका जताई जा रही है, जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, उसमें नाम कौन कौन से शामिल है जरा वो जान लीजिए। इसमें सबसे पहला नाम सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई का ही है। इसके बाद उनके बेटे को भी इसमें रखा गया है। यानी एक लिस्ट जो ईरान के बड़े नेताओं पर हमले की आशंका को बताते हुए अब बनानी शुरू कर दी गई है। यह अमेरिका की एक बड़ी तैयारी हो सकती है, यह इजराइल की भी तैयारी हो सकती है, क्योंकि ईरान ने पिछले दिनों इसी तरीके से मोसाद और ईरान ने इजराइल की सरकार को लेकर के लिस्ट तैयार की थी कि वो किसे किसे निशाना बनाएंगे। लेकिन इन सब के बीच अब ईरान पर ही हमले करने के लिए, उनके नेताओं को साधने के लिए हमले की आशंका के बीच में एक लिस्ट तैयार की गई है कि किसे किसे निशाना बनाना है। और एक और जानकारी है कि ईरान ने पलटवार के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। अमेरिका के सैन्य बेस पर हमले की तैयारियां की जा रही है ईरान की तरफ से। इजराइल पर बड़े हमले की तैयारियां की जा रही है और ये बहुत अच्छे से जानता है ईरान कि अगर अमेरिका पर वो हमला करेगा तो इजराइल की तरफ से पलटवार किया जाएगा। इसलिए अमेरिका के सैन्य बेस पर हमले की तैयारियों के साथ उसे इजराइल पर भी बड़े हमले करने होंगे। एक साथ दो देशों से निपटना होगा, तब जाकर के वो इस जंग में कहीं पर जीत दर्ज करते हुए नजर आएगा, या फिर यूं समझ लीजिए कि अमेरिका और इजराइल के सामने खड़े होने की हिम्मत रख पाएगा जब दोनों ही देशों पर हमले कर लेगा। लेकिन उसकी तैयारियां पुख्ता होनी शुरू हो गई है, यह उसकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है। ईरान ने पलटवार के लिए जो तैयारियां की है उसमें सबसे पहला निशाना अमेरिका के सैन्य बेस को बनाया जाएगा। उसके बाद इजराइल पर भी निशाना बनाने के लिए जो तैयारी है वो कर दी गई। आपको याद होगी कि 2025 में जब ये अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच में युद्ध लड़ा जा रहा था तो ये सुरंगों की तस्वीर वहां से जारी की गई थी। एक सुरंग की तस्वीर ईरान की तरफ से जारी करके इजराइल को चेतावनी दी गई थी 2025 में कि तुम्हारी सुरंगों में रखा हुआ जो भी सैन्य सामान है हम उसे पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे। लेकिन उस एआई वीडियो को सीधे तौर पर इजराइल ने रियल वीडियो में कन्वर्ट किया था। कैसे? इजराइल ने इन्हीं सुरंगों के अंदर घुस करके न केवल इनके परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया था, बल्कि सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाया था। इनकी ये जो तमाम जगह थी जहां पर ये सैन्य उपकरण रखे हुए थे उसे पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया था। कुछ अपने साथ ले गए थे, कुछ को वहीं पर जला करके खाक कर दिया था। अब वही सपना एक बार फिर से ईरान देखते हुए नजर आ रहा है। वो सोच रहा है कि इजराइल ने उसके साथ जो किया था वही वो ईरान के साथ कर लेगा, इजराइल के साथ कर लेगा। लेकिन ये इजराइल है, हालांकि ईरान किसी से पीछे नहीं है। ईरान की जो तैयारियां है वो हम हर दिन दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उसकी तरफ से हॉर्मुज स्ट्रेट हो या फिर अरब सागर हो, वहां पर लगातार सैन्य ड्रिल की जा रही है। सैन्य ड्रिल के साथ साथ चेतावनी भी दी जा रही है। अमेरिका ने अरब रीजन में तो सैन्य तैनाती की है ही, दूसरे सैन्य ठिकाने भी वॉर रेडी कर दिए हैं।
अमेरिकी सेना ग्रीस के क्रेटी बेस, जॉर्डन के अजराक बेस, सऊदी अरब के अल खज्र बेस और यूएई के अल दफरा बेस से ईरान पर अटैक कर सकती है। इन ठिकानों पर अमेरिका के फाइटर जेट्स तैनात हैं। अमेरिका ने लाल सागर से लेकर अरब सागर और फारस की खाड़ी तक में जबरदस्त सैन्य तैनाती की है। ईरान के आसपास और अरब रीजन में अमेरिका की कई एयरक्राफ्ट दिखाई दिए हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका कोई बड़ा कदम उठा सकता है। बुल्गारिया में अमेरिका की मिड एयर रिफ्यूलिंग टैंकर और जॉर्डन के मुवफ्फक साल्ती एयरबेस पर फाइटर जेट्स तैनात हैं। माना जा रहा है कि ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत अमेरिका ने सैन्य जवाब बड़ा मजबूत किया है। अरब जगत के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि जंग की दशा में ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकता है, जिससे पूरी दुनिया में तेल के लिए हाहाकार मच सकता है। अब आइए आपको बताते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट कहां है और उसका महत्व क्या है। हॉर्मुज स्ट्रेट की अगर सबसे पहले हम बात करें, इसे हॉर्मुज जल डमरू मध्य भी कहा जाता है। दुनिया का यह सबसे अहम समुद्री तेल मार्ग है और रोजाना यहां से दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल गुजरता है। कहां पर है ये? मध्य पूर्व में स्थित है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से यह जोड़ता है। बहुत छोटा सा सकरा सा, चौड़ाई इसकी जिसकी 33 किलोमीटर है, जो आप इस नक्शे पर देख भी रहे हैं। उत्तर में ईरान है, दक्षिण में ओमान है। यह इतना महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि सऊदी अरब हो या फिर ईरान हो, इराक हो, कुवैत हो, यूएई हो, सबका तेल यहीं से होकर के जाता है। अमेरिका, चीन, भारत, यूरोप की ऊर्जा सप्लाई भी इसी हॉर्मुज स्ट्रेट पर निर्भर है। और अगर तनाव होता है तो तेल की कीमतों में अचानक उछाल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहां से कोई भी तेल टैंकर गुजर ही नहीं पाएगा। तेल जब दुनिया तक पहुंचेगा ही नहीं तो तेल की कीमतों में अचानक से उछाल आना सीधी सी बात है। अब यहां पर तनाव की बड़ी वजह क्या है? अमेरिका ईरान टकराव, यह सबसे बड़ी वजह है। युद्ध या नाकेबंदी की आशंका। युद्ध की स्थिति में यहां पर ईरान डेरा डाल सकता है, जैसे उसने अभी डाला हुआ है। वहां पर जाकर के वो सैन्य अभ्यास कर रहा है, लेकिन एक चेतावनी भी है दुनिया के लिए कि आने वाले वक्त में इसमें नाकेबंदी की जा सकती है। ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका सीधा सा असर पड़ेगा। तेल नहीं मिलेगा, तेल के दामों में उछाल आएगा और सीधा ग्लोबल इकोनॉमी इससे इफेक्ट होगी। अब रिपोर्ट जरा देखिए और समझिए कि इजराइल की तैयारी, ईरान की तैयारी हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के आखिरकार क्या है। अमेरिका के सहयोगी इजराइल ने ईरान को खुली धमकी दी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का साफ तौर पर कहना है कि अगर ईरान ने कोई हिमाकत की तो ऐसा जवाब मिलेगा जो कल्पना से परे होगा। हालांकि ईरान को कैसे और कितना दर्द मिलेगा और उसमें कितना वक्त लगेगा, यह तस्वीर अभी तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है। खबरों के मुताबिक ईरान ने अब अपनी नीति में बड़ा बदलाव किया है। पहले इजराइल मोसाद के जरिए सीक्रेट ऑपरेशन और साइबर अटैक की रणनीति अपनाता था।
अब इजराइल खुले तौर पर ईरान से टकराने को तैयार है, साथ ही प्री एम्प्टिव स्ट्राइक भी की जा सकती है। इजराइल के एयरक्राफ्ट तैयार है, नेवी समंदर में ड्रिल कर रही है ताकि युद्ध के समय किसी भी परिस्थिति का सामना किया जा सके। तो आप रिपोर्ट देख करके समझ गए होंगे कि आखिरकार ये जगह इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे युद्ध अभ्यास के बहाने इस जगह पर नाकेबंदी की तैयारी की जा रही है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका ईरान पर हमले के लिए अपने सहयोगियों पर निर्भर नजर आता है, लेकिन उसके साथ ही एक एक करके उसका ही साथ छोड़ते जा रहे हैं। अब कौन से साथी हैं अमेरिका के जिन्होंने उसका साथ छोड़ा है, देखिए। अमेरिका की जबरदस्त सैन्य तैनाती से इसके संकेत भी मिल रहे हैं। इनसे ईरान में भी खलबली है। अमेरिका जहां एक और जंग की तैयारियां कर रहा है, तो वहीं अब उसके साथी छिटकते जा रहे हैं। खाड़ी देशों के बाद अब ब्रिटेन ने भी अमेरिका का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका के सहयोगी कम हुए, उसके विमानों के लिए रनवे कम हुए और सैन्य बेस पर खतरा बढ़ गया। अमेरिका ब्रिटेन के RF एयरफोर्स बेस और हिंद महासागर में मौजूद डिएगो गार्सिया बेस का इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था, लेकिन ब्रिटेन ने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला देते हुए अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया। ब्रिटेन ने तर्क दिया कि कानून के तहत प्री एम्प्टिव स्ट्राइक में सहयोग करने वाला भी दोषी होता है। सवाल यह है कि अब ब्रिटेन के साथ छोड़ने के बाद अमेरिका के पास विकल्प मौजूद है, क्योंकि अब अमेरिका के जो भी सैन्य बेस हैं, वो सभी ईरान की मिसाइलों की रेंज में। अमेरिका के फाइटर जेट्स कतर के अल उदैद बेस से उड़ान भर सकते हैं। यहाँ अमेरिकी फाइटर जेट्स के अलावा रिफ्यूलिंग टैंकर भी मौजूद है, लेकिन ये ईरान की मिसाइलों की रेंज में है। इसके अलावा अमेरिका बुल्गारिया के सोफिया बेस, ग्रीस के चानिया बेस, स्पेन के रोटा बेस और इटली के टीको नेला बेस का इस्तेमाल तो कर सकता है, लेकिन यहां से ईरान पर हमले के लिए विमानों को आने और जाने में अमेरिकी विमानों को करीब 1819 घंटे हवा में रहना होगा, जिससे उन पर खतरा काफी बढ़ जाएगा। हालांकि अमेरिका ने ब्रिटेन को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब होता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो खाड़ी देशों के साथ साथ अब ब्रिटेन ने भी अपने कदम पीछे खींच लिए हैं अमेरिका को सहयोग देने से। लेकिन एक बात यह भी सच है कि अमेरिका और इजराइल की तैयारियां पूरी नजर आती हैं, लेकिन उन सब के बीच में ईरान भी तैयारी कर रहा है ताकि वो करारा जवाब न केवल अमेरिका को दे सके, बल्कि इजराइल को भी करारा सबक सिखा सके। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका मैं रुक करती हूं और आपको बताते हैं कि किस तरीके से अमेरिका से डील पर झुकने के लिए ईरान तैयार नहीं है। यह खबर है, अमेरिका से डील पर ईरान नहीं झुकेगा। पश्चिमी मीडिया के हवाले से यह बड़ी जानकारी आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री का है जवाब अमेरिका को। आरागची ने कहा है कि हम झुकने वाले नहीं है। अमेरिका का लिफाफा ओमान में डील के दौरान दिया गया था और अब उसे उन्होंने वापस कर दिया। उनका कहना है कि हमें यह सब नहीं चाहिए, क्योंकि हम झुकने वाले नहीं है। डील के दौरान जो दिया गया था लिफाफा, उसे वापस दे दिया गया है। अमेरिका के बार बार बयान आते हैं कि वो झुका देंगे ईरान को, लेकिन ये ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, जो ये कहते हैं बार बार यही कि हम झुकेंगे नहीं, और उनकी तरफ से एक बार फिर से यही कहा गया है। ईरान ने पुख्ता कर लिया इस्फहान की सुरक्षा, क्योंकि इस्फहान, नतांज और फोर्दो, यहीं पर सबसे पहले निशाना अमेरिका की तरफ से बनाया गया था। इस्फहान की अब सुरक्षा बढ़ाई गई है। यहाँ पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है, और यह रूसी एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि ईरान को दिया गया है, क्योंकि ईरान और रूस के बीच के संबंध बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अब ऐसे में ईरान ने सबसे पहले इस्फहान को ही सुरक्षा दी है कि वहां पर अमेरिकी घात न लगा पाए। S-400 सिस्टम की तैनाती कर देते हैं, डिफेंस सिस्टम की। उसके बाद इस जगह को सुरक्षित कर दिया जाएगा। तो ये तैयारी है ईरान की, और ये कहना है ईरान के विदेश मंत्री का कि हम नहीं झुकेंगे।
हम दिया गया कोई लिफाफा अपने पास नहीं रखने वाले। हालांकि अमेरिका भी ये कह रहा है कि सिलसिलेवार तरीके से छोटे ही सही लेकिन हम आक्रमण करेंगे ताकि ईरान को झुकाया जा सके, कदमों पर लाया जा सके, घुटनों पर लाया जा सके। अब तैयारियां क्या है इन सब के बीच में? अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं अमेरिका की तरफ से, ईरान की तरफ से, तो ये तैयारियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो तैयारियों से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कौन किस पर कितना भारी। एक तरफ ट्रंप और नेतन्याहू ईरान पर दबाव बना रहे हैं, तो वहीं ईरान भी एक तरफ से जंग की तैयारी में लगा हुआ है, वहीं दूसरी ओर अपनी हिफाजत का प्रयास भी कर रहा है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखकर अमेरिका के कदमों का विरोध किया है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी ने महासचिव सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा कि ईरान संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत आत्मरक्षा का अधिकार इस्तेमाल करेगा और यह उसका अधिकार है। इरावानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का जिक्र करते हुए चेतावनी दी कि अगर उस पर हमला होता है तो क्षेत्र में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकाने, सुविधाएं और सैन्य संपत्तियों पर हमले किए जाएंगे। ईरान ने यह भी कहा कि ऐसी स्थिति के लिए सिर्फ अमेरिका ही जिम्मेदार होगा। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की कि वो तुरंत कार्रवाई करे और ताकत के इस्तेमाल की धमकियों को सामान्य न बनने दे। ईरान ने दोहराया कि वो परमाणु मुद्दे पर अमेरिका के साथ समझौता करना चाहता है। ईरान ने कहा कि यदि अमेरिका ईमानदारी और गंभीरता के साथ बातचीत करे और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करे तो स्थायी और संतुलित समझौता संभव है। और हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान लगातार अपनी ताकत को बढ़ाते जा रहा है। किस तरीके से वो ये इजाफा कर रहा है जरा वो समझिए। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने सेना की डिप्लॉयमेंट को बढ़ा दिया है। ईरान ने विध्वंसक हथियारों को यहां पर तैनात कर दिया है। केशम द्वीप और बंदर अब्बास पोर्ट पर भारी डिप्लॉयमेंट की गई है। स्ट्रेट और द्वीपों को भी ईरान ने सैन्य छावनी में तब्दील कर दिया है। तो ये पूरी तैयारी उसकी तरफ से की जा रही है। हर जगह तैनाती वो तब कर रहा है जब वो पूरी दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में दरअसल सैन्य अभ्यास कर रहा है, लेकिन वो वहां पर तैनाती भी कर रहा है इसीलिए कि पूरी दुनिया पर वो प्रेशर बना सके और अमेरिका को पीछे हटने के लिए मजबूर किया जा सके। लेकिन ऐसा हो पाएगा? अरब सागर में अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात है, जबकि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड जल्द ही पूर्वी भूमध्य सागर की ओर तैनात हो सकता है।
लेकर ईरान में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान पर दबाव की रणनीति अपना रहे हैं। उस पर संयुक्त रूप से हमले की प्लानिंग की जा रही है। तो वही ईरान ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। साथ ही मिसाइल लॉन्चर्स और डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया जा चुका है। उधर IRGC ने भी एक नई ड्रिल शुरू की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने बड़ी सैन्य तैनाती की है। केवल ईरान की सीमा पर ही नहीं, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में मौजूद द्वीपों पर भी मिसाइल्स और ड्रोन की तैनाती की गई है। ईरान ने राजधानी तेहरान और फारस की खाड़ी में S-300 और बावर 373 एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय कर दिए हैं। पिछले कुछ समय में ईरान में मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स की संख्या बढ़ी है, यानी ईरान जगह बदलकर मिसाइलें फायर कर सकता है। ईरान की सेना मिसाइल एक्सरसाइज कर रही है। रडार को सक्रिय कर दिया गया है। तो ईरान तैयारी तो कर रहा है। वो ये नहीं चाहता कि दुश्मन उसके दरवाजे पर आ चुका है और वो कुछ भी ना करे, यूं ही बैठा रहे। ईरान ने एक तरफ समझौते के लिए समय लिया, दूसरी तरफ उसने संयुक्त राष्ट्र का दरवाजा भी खटखटा दिया है। और संयुक्त राष्ट्र के मंच पर जाकर के दरवाजा खटखटाने के साथ पत्र लिख करके उसने क्या कुछ कहा है वो देखें। अरब रीजन में जंग के बादल गहराते जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का दिखावा तो हो रहा है, साथ ही सैन्य तैनाती भी जोरों पर है। किसी भी वक्त अरब रीजन जंग की आग में झुलस सकता है, जिसकी आज पूरी दुनिया तक पहुंचनी तय है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस जंग से ईरान को फायदा होगा? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि समझौते से ज्यादा ईरान के लिए युद्ध को फायदेमंद माना जा रहा है। ईरान को घेरने के लिए अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दूसरी तरफ ईरान अपनी शर्तों पर समझौता चाहता है। ईरान की कोशिश समझौता से ज्यादा जंग लड़ने की है, ताकि भविष्य में मिडिल ईस्ट में उसका सिक्का चल सके। ईरान मिडिल ईस्ट का एकमात्र देश है जिसे अमेरिका अपना धुर विरोधी मानता है। ईरान से लड़ाई में अमेरिका अभी अलग थलग पड़ा है। इजराइल को छोड़कर किसी भी देश ने उसका समर्थन नहीं किया। तुर्की और सऊदी अरब के बाद अब ब्रिटेन ने भी जंग का खुलकर विरोध किया। इन देशों ने जंग के लिए अमेरिका को सैन्य बेस देने से इनकार कर दिया। यूरोपीय देश भी जंग नहीं लड़ना चाहता। जर्मनी भी मिडिल ईस्ट से बाहर जा रहा है। उसने इराक से अपने सैनिक हटाने की घोषणा की है। ईरान को लगता है कि जंग की स्थिति में जो सौदा होगा वो उसके लिए फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि अमेरिका की शर्तें अभी काफी ज्यादा हैं। ईरान की कोशिश जंग को लंबा खींचने की है, जिससे मिडिल ईस्ट में अमेरिका पस्त हो जाए। ईरान को पता है कि अमेरिका ज्यादा समय तक जंग लड़ने की स्थिति में नहीं है। ईरान कोई ऐसा समझौता नहीं करना चाहता जिससे वो आंतरिक तौर पर कमजोर दिखे। इस्लामिक शासन के लिए यह ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ईरान में शासन के खिलाफ आंतरिक विरोध काफी तेज है। ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं है, क्योंकि साल 2015 में ईरान ने अमेरिका के साथ समझौता किया था, लेकिन 2 साल बाद ही अमेरिका ने इसे तोड़ दिया। उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप ही अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई कई बार इसको लेकर ईरान सरकार को आगाह कर चुके हैं। साफ है कि जंग में अमेरिका का फायदा कम और नुकसान ज्यादा है, जबकि ईरान को फायदा ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
तो एक तरफ उलझा हुआ है इजराइल ईरान के साथ, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल पहले से कहीं और मोर्चों पर भी उलझा हुआ है। कौन कौन से वो मोर्चे हैं आपको पता होगा। लेबनान, हूती और उसके साथ साथ हिजबुल्लाह, उसके साथ हमास। अब इजराइल का लेबनान पर इसी बीच में एक बड़ा हमला देखने को मिला है और ये हमला किया गया है बेका घाटी पर। इजराइल ने ये बड़ा हमला किया है बेका घाटी में। आईडीएफ के इस अटैक में 6 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का दावा किया गया है। ये तस्वीरें भी निकल करके सामने आई है कि किस तरीके से इस पूरी जगह को जला करके राख कर दिया गया है। ये बताया जा रहा है कि लेबनान में किया गया है। हिजबुल्लाह से जुड़ी हुई ये जगह है जहां आईडीएफ ने निशाना बनाया, तो आईडीएफ ने 6 लोगों को मार गिराया है और ये सभी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं हिजबुल्लाह से। ये लगातार ऑपरेशन आईडीएफ का भी चल रहा है, लेबनान में भी चल रहा है और इसके साथ साथ हम गाजा में भी देखते हैं कि हमास के आतंकियों से भी उलझा हुआ है। हालांकि हिजबुल्लाह हो या हूती हो, इनको सीधे सीधे प्रॉक्सी संगठन कहा जाता है ईरान का। और इसी ईरान के साथ अब आप ये समझिए किस तरीके से ये गोल गोल एक ही घेरे में उलझे हुए नजर आते हैं। इजराइल हिजबुल्लाह हूती के साथ उलझा हुआ है और ये दोनों ही प्रॉक्सी ईरान के हैं और ईरान के साथ भी इजराइल उलझा हुआ है। अब ये जो कार्रवाई हुई है वो किस तरीके से हुई है आपको दिखाते हैं। ईरान की धरती अचानक दहल गई, दुनिया भर में हलचल तेज हो गई कि क्या ईरान ने परमाणु बम बना लिया, क्या उसने एटमी टेस्ट किया। फारस प्रांत के दक्षिण पश्चिम में करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर एक भूकंप आया जिसकी तीव्रता 5.5 बताई गई और यह 10 किलोमीटर गहराई पर आया। सवाल यह उठा कि क्या टेक्टोनिक प्लेट में हलचल हुई या ईरान के परमाणु कार्यक्रम में कामयाबी मिली। ईरान मान रहा है कि यह यूरेनियम संवर्धन उसका हक है और बैलिस्टिक मिसाइल्स उसकी जरूरत है। ईरान के परमाणु बम बना लेने की आशंका इसलिए भी जताई जा रही है क्योंकि ईरान के पास 400 किलो से ज्यादा करीब 60% संवर्धित यूरेनियम है जो 90% तक संवर्धन के लिए वेपन ग्रेड का हो जाएगा। माना जा रहा है कि ईरान इससे 10 से ज्यादा एटमी हथियार बना सकता है। इस बीच ईरान के 2 करीबी रूस और चीन लगातार साथ दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में केवल 56 घंटे में ही चीन के 16 कार्गो प्लेन ईरान पहुंचे, जबकि रूस के IL-76 और AN-124 ने ईरान के कई चक्कर लगाए। माना जा रहा है कि इन विमानों से ईरान को लगातार सैन्य सामग्री पहुंचाई गई। और अब बात करते हैं रूस यूक्रेन की। रूस का यूक्रेन पर ड्रोन अटैक देखने को मिला है। यूक्रेन की ड्रोन कमांड पोस्ट पर इस दौरान हमला किया गया है और यह हमला खार्किव में हुआ है, पोक्रोवस्क में हुआ है। यूक्रेनी सेना को नुकसान का दावा भी इसके साथ कर दिया गया है। बार बार उसकी पोस्ट को ही निशाना बनाया जा रहा है और रूस ने एक बार फिर से यूक्रेन पर जो ड्रोन अटैक किया है उसके माध्यम से पोस्ट को ही निशाना बनाया गया है। यूक्रेन की ड्रोन कमांड पोस्ट पर यह हमला हुआ तो इसमें नुकसान खार्किव, पोक्रोवस्क को हुआ है, यह नुकसान का दावा किया जा रहा है। और जब इस तरीके से ब्लास्ट होता है, जब इस तरीके से विस्फोट होता है तो सीधी सी बात है कि वहां पर स्थित जो सुरक्षा चौकियां उनका तबाह होना तय है। और यही रूस बार बार कर रहा है, ड्रोन उन्हीं जगहों पर भेज रहा है जहां पर यूक्रेन की ड्रोन कमांड है, सुरक्षा चौकियां है और सबसे ज्यादा निशाना खार्किव और पोक्रोवस्क में ही किया जा रहा है। तो सबसे ज्यादा निशाना साधते हुए खार्किव, पोक्रोवस्क की सुरक्षा चौकियों को ध्वस्त कर दिया गया है। यूक्रेनी सेना को एक बड़ा नुकसान हुआ है, यह दावा रूस की तरफ से किया गया है। तो अभी भी यह युद्ध थमा नहीं है।
बस एक दिन और, आज 21 तारीख है, कल 22 तारीख को इसके साथ ये पूरा युद्ध 4 साल में प्रवेश कर जाएगा। उसके बाद भी युद्ध जबरदस्त तरीके से चल रहा है। खबर एक और आ रही है कि यूक्रेन का रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा निकल करके सामने आया है। यूक्रेन ने रूस को यह बड़ा नुकसान पहुंचाया, यह दावा किया जा रहा है। रूस को Su-34 फाइटर जेट गिराने का दावा है। इसे गिराया गया है, रूस के फाइटर जेट को ज़ेपोरिज़िया में फाइटर जेट गिराने का दावा किया गया है। इसके साथ ही डिनिप्रोपेट्रोव्स्क में हमला करके लौट रहा था जेट, यह जानकारी मिली है। तो रूस हो या यूक्रेन हो, दोनों ही लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। अब एक तरफ यूक्रेन को नुकसान पहुंचा तो यूक्रेन ने भी बदला लिया और रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा कर दिया कि रूस को फाइटर जेट जो है Su-34 उसे हमने मार गिराया है। यह कहा गया यूक्रेन की तरफ से कि उसने ज़ेपोरिज़िया में फाइटर जेट गिरा दिया है। डिनिप्रोपेट्रोव्स्क में हमला करके ये जेट लौट रहा था जब इसे निशाना बनाया गया है, और ये तब हुआ जब ड्रोन अटैक यूक्रेन पर किया गया, यूक्रेन की सुरक्षा चौकियों को तबाह किया गया। तो यूक्रेन भी उसी तरीके से पलटवार करके मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। अभी इस युद्ध में बातचीत चल रही है, लेकिन कहीं तक पहुंच नहीं रही है, कोई रिजल्ट निकलते हुए नजर नहीं आ रहा है। बातचीत के मायने क्या है और इसके साथ साथ ये युद्ध अभी और कितना ज्यादा लंबा चलेगा, देखें जरा। यूक्रेन में लगातार तबाही की आग बरस रही है। यूक्रेन के अलग अलग इलाके खंडहर बन चुके हैं। मकान, मैदान, दुकान, सब जगह रूसी बारूद के निशान मौजूद हैं। रूस लगातार यूक्रेन में आगे बढ़ता जा रहा है। अब तक 20% से ज्यादा यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो चुका है। रूसी सेना ने खार्किव में जबरदस्त बारूद बरसाया। इन हमलों में एक गोदाम तबाह हो गया। इसके अलावा सेरेदनी बर्लुक गांव के पास भी रूस का एक ड्रोन गिरा। इन हमले में 2 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई, जो निवासियों को सुरक्षित निकालने जा रहे थे। रूसी सेना ने ज़ेपोरिज़िया को भी निशाना बनाया। बताया जा रहा है कि रूस ने 30 से ज्यादा बस्तियों पर करीब 450 हमले किए। कोमिशुवाखा शहर में एक आवासीय इमारत पर हवाई हमला किया गया। इन हमलों में बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। खेरसोन में रूसी सेना ने ड्रोन से हमला किया। इन हमलों में 5 लोग घायल हो गए, जबकि कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। पोल्तावा में रूसी हमलों ने तेल और गैस की सुविधाओं समेत घरों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया, जिसमें कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। रूसी सेना ने राजधानी कीव और खार्किव पर भी हमला किया। रूस ने 75 ड्रोन और 21 मिसाइलें दागी, जिससे लगभग 12 लाख लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए। रूस ने सूमी और डिनिप्रोपेट्रोव्स्क पर भी हमले किए। वहीं यूक्रेन के एक्शन से रूस को भी टेंशन हो रहा है। क्रास्नोदर में यूक्रेन के हमलों का अलर्ट जारी किया गया है और वोल्गोग्राद और सारातोम में विमान सेवाएं प्रभावित हुई हैं, जहां से विमान को गुजरने के लिए सीधे तौर पर मनाही कर दी गई है और ये पूरा स्पेस बंद कर दिया गया है। यूक्रेन की तरफ से जो एक्शन लिया जा रहा है, दरअसल अब रूस भी उसके टेंशन में देखने को मिल रहा है। यूक्रेन ने क्रास्नोदर में हमले किए, उसके बाद वोल्गोग्राद और सारातोम में भी हमलों का अलर्ट जारी किया गया, जिसके साथ ही विमान सेवाएं पूरी तरीके से प्रभावित हो गई है। तो अब किस तरीके से यूक्रेन भी आगे बढ़ करके बदला ले रहा है, वो आप जरा देखिए और समझिए कि यूक्रेन ने रूस की नाक में दम करके रखा है। सबने सोचा था एक छोटा सा देश है, जल्द हार मान लेगा, पीछे हट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यूक्रेन के पास नाटो के हथियार हैं।
यूरोप के हथियार हैं। अमेरिका भी उसे अभी तक हथियार उपलब्ध करवा रहा था। यूक्रेन के एक्शन, इसी एक्शन की वजह से वो जिस तरीके से हथियारों का उपयोग कर रहा है, रूस टेंशन में आ गया है कि अब आगे क्या। क्रास्नोदर में यूक्रेन ने जो हमले किए, उसके बाद हमलों का अलर्ट वोल्गोग्राद और सारातोव तक पहुंच गया। विमान सेवाएं पूरी तरीके से प्रभावित हो गई कि ये एयर स्पेस बंद किया जाता है अगले आदेश तक के लिए, क्योंकि यहां पर बार बार अटैक किए जा रहे हैं। अब एक और खबर आ रही है कि यूक्रेन के फ्लैमिंगो मिसाइल का वीडियो सामने आया है। फायर पॉइंट कंपनी ने यह वीडियो जारी किया है। फ्लैमिंगो मिसाइल की जो रेंज है वो 3000 किलोमीटर बताई जा रही है। तो यूक्रेन की फ्लैमिंगो मिसाइल का नया वीडियो सामने आ चुका है कि ये किस तरीके से कार्य करती है। फायर पावर पॉइंट कंपनी ने इस वीडियो को जारी करके बताया है कि फ्लैमिंगो मिसाइल की रेंज 3000 किलोमीटर है। अगर उसने ये मिसाइल दाग दी तो रूस के कई शहरों को अच्छा खासा नुकसान यूक्रेन अपने घर में बैठ करके पहुंचा सकता है। इसका वीडियो जो जारी किया गया है वो जरा देखिए, और ये जारी किया गया है फायर पॉइंट कंपनी की तरफ से। मिसाइल का नाम फ्लैमिंगो, रेंज 3000 किलोमीटर दूर तक की वारक क्षमता। जहां एक तरफ रूस यूक्रेन में तबाही मचा रहा है, तो वहीं ज़ेलेंस्की के जवान भी रूस में बारूदी बारिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ज़ेलेंस्की को बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने की फिक्र नहीं है, क्योंकि इन हमलों से पुतिन का पारा चढ़ सकता है। हमलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे ज़ेलेंस्की ने मान लिया है कि रूस को जख्म देकर वो अपना हिसाब बराबर कर सकते हैं। यूक्रेन के जवानों ने रूस के सबसे महत्वपूर्ण मिसाइल कारखानों में से एक वोटकिंस्क मशीन बिल्डिंग प्लांट पर ड्रोन से हमला किया। यह कंपनी यूक्रेन की सीमा से लगभग 1300-1400 किलोमीटर दूर है। बताया जा रहा है कि यहाँ इस्कंदर एम और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें यानी ICBM बनाई जाती है। यूक्रेन ने बेलगोरोद और वोरोनिश पर भी हमले किए। बेलगोरोद के शेविकुनो शहर में हुए हमले में 5 लोगों के घायल होने की खबर है। ज़ेलेंस्की के जवानों ने कुर्स्क क्षेत्र में भी हमला किया। रूस के 3 ड्रोन कंट्रोल पॉइंट्स को निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने एक बार फिर पुतिन की कमजोर नस क्रीमिया को निशाना बनाया। यूक्रेनी सेना ने कब्जे वाले क्रीमिया में एक रूसी सैन्य हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया और एक बंदरगाह पर ड्रोन हमला किया। यूक्रेन फ्रंट लाइन पर भी आक्रामक है। दावा है कि ज़ेपोरिज्जिया में रूसी सेना की कमांड पोस्ट और सप्लाई सेंटर पर भी हमले किए गए। अब यह भी जान लीजिए कि यूक्रेन युद्ध में Su-57 का इस्तेमाल किस तरीके से होने वाला है। दरअसल Su-57 को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है, और इसको बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ हो रहा है वो बता देते हैं आपको। इसको बेहतर बनाने के लिए बाकायदा हथियारों और सिस्टम की क्षमताओं को बढ़ाया जा रहा है ताकि Su-57 और ज्यादा बेहतर हो जाए। इसके साथ ही सैन्य अभियानों में ज्यादा प्रभावी साबित भी हो रहा है। Su-57 का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में किया जा चुका है, और वहीं यूक्रेनी ड्रोन हमलों में एक Su-57 के नष्ट होने की जानकारी भी है। तो ये पूरी तैयारी दरअसल की जा रही है कि किस तरीके से Su-57 को और ज्यादा मजबूती दी जा सके। इसके अलावा भी बहुत सारे हथियार हैं जो रूस और यूक्रेन का इस युद्ध में कहीं ना कहीं लंबा खींचने में भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। रूस की आक्रामकता यूक्रेन में बढ़ती जा रही है। पुतिन की आक्रामकता और ट्रंप की यूरोप से दूरी यूरोपीय देशों की टेंशन बढ़ा रही है।
उन्हें आशंका है कि यूक्रेन पर रूस के कब्जे के बाद उसके कदम यूरोपीय देशों की ओर जरूर बढ़ेंगे। इन सब के बीच यूरोपीय देशों ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिनसे पुतिन का गुस्सा भड़क सकता है। यूरोपीय संघ ने रूस के खिलाफ अपना 20वां प्रतिबंध पैकेज लागू करने की योजना बना ली है। इस पैकेज का मकसद रूस के तेल और ऊर्जा निर्यात को और अधिक सीमित करना है। यूरोप के नए पैकेज के तहत रूस के शैडो फ्लीट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें यूरोपीय अधिकार क्षेत्र में रूसी तेल टैंकर्स के लिए समुद्री सेवाओं और बंदरगाहों का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद होगा, जिससे रूस के लिए तेल बेचना काफी कठिन हो सकता है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड और ब्रिटेन जैसे प्रमुख यूरोपीय सहयोगियों ने लीप यानी लो कॉस्ट इफेक्टर्स एंड ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म्स के नाम से एक पहल की। इसके तहत ये देश मिलकर सस्ते लड़ाकू ड्रोन और मिसाइल्स का निर्माण करेंगे ताकि रूस के हवाई हमलों का मुकाबला किया जा सके। साफ है कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग बेहद भीषण होती जा रही है और इस जंग का दायरा किसी भी वक्त यूरोपीय देशों को अपनी चपेट में ले सकता है। ऐसे में आशंका यह है कि कहीं ये जंग विश्व युद्ध का रूप न ले ले। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।